ऐसा मैच जिसमें जिम्बाब्वे जैसी कमजोर टीम ने भारत के गेंदबाजों की बेरहमी से धुनाई करते हुए चौके छक्कों की बारिश कर दी थी और भारत के सामने एक विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया था। और जब भारतीय बल्लेबाज चेस करने उतरे तो उनके घातक गेंदबाजों ने भारत के टॉप ऑर्डर सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ और युवराज सिंह को बहुत सस्ते में पवेलियन भेज दिया था। और उसके बाद जिम्बाब्वे के खिलाड़ी बीच मैदान में बेशर्मी का नंगा नाच कर रहे थे। लेकिन जब पूरी टीम ने हार मान ली थी तब भारत का एक खिलाड़ी उनके बीच आकर खड़ा हो गया और उन बेशर्म जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की सारी अकड़ निकालते हुए उनको अकेले दम पर धराशायी कर दिया और चौके छक्के लगाते हुए बता दिया कि उसकी पावर के सामने उनकी कोई औकात नहीं है। लेकिन आज आप लोगों को उस खिलाड़ी का नाम भी याद नहीं होगा, इसलिए कौन था वो खिलाड़ी और कैसा था उसका तांडव, यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। यह कहानी शुरू होती है साल 2000 में भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेली गई 5 मैचों की वनडे सीरीज से। कटक की खिलखिलाती धूप में दोनों टीमें पहले मैच के लिए पूरी तरीके से तैयार थी। भारतीय कप्तान सौरव गांगुली और जिम्बाब्वे के कप्तान हीथ स्ट्रीक टॉस के लिए मैदान में आए और जिम्बाब्वे के कप्तान स्ट्रीक ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। जिम्बाब्वे की तरफ से सलामी जोड़ी के रूप में बल्लेबाजी करने एलिस्टर कैम्पबेल और डगलस मैरिलियर मैदान पर आए। डगलस मैरिलियर, आपको यह नाम याद है तो मैं बता देता हूं आपको, यह वही खिलाड़ी है जिसने वर्ल्ड क्रिकेट को विकेट कीपर के ऊपर से स्कूप शॉट खेलना सिखाया था और भारत के खिलाफ ही एक मैच में जहीर खान को विकेट कीपर के ऊपर से स्कूप करते हुए ढेर सारे चौके छक्के लगाए थे और जिम्बाब्वे को हारा हुआ मैच भी जितवाया था। वही कैम्पबेल शानदार फॉर्म में चल रहे थे, वो हर सीरीज में रनों का अंबार लगा रहे थे। पहले ओवर में कप्तान गांगुली ने गेंद स्विंग के सुल्तान जहीर खान के हाथों में थमा दी और ओवर की चौथी गेंद पर मैरिलियर ने कवर की दिशा में एक शानदार चौका भी ठोक दिया। लेकिन तीसरे ओवर में जहीर खान की शानदार आउट स्विंगर पर किस्मत ने मैरिलियर का साथ दिया और विकेट कीपर विजय दहिया ने लेकिन उनका कैच छोड़ दिया। 5वें ओवर में जहीर खान की तीसरी गेंद पर कैम्पबेल ने सीधे बल्ले से शानदार चौका ठोका तो अगली गेंद पर जबरदस्त प्रहार करते हुए एक्स्ट्रा कवर पर चौका लगा दिया। कैम्पबेल पूरी तरीके से लय में दिख रहे थे, उनकी शानदार फॉर्म उनकी बल्लेबाजी में झलक रही थी। लेकिन जहीर खान ने डगलस मैरिलियर को मिड विकेट पर सचिन के हाथों कैच करवाकर जिम्बाब्वे को पहला झटका दे दिया और अपना इंतकाम भी पूरा किया। जिम्बाब्वे का स्कोर 1 विकेट खोकर 27 रन था। भारतीय दर्शकों से खचाखच भरा स्टेडियम अब भारत माता के जय के नारों से गूंजने लगा था। क्रीज पर अब स्टुअर्ट कार्लाइल बल्लेबाजी करने आए। ये वो बल्लेबाज था जो तकनीकी रूप से बेहद मजबूत माना जाता था। वहीं गेंदबाजी के लिए अजीत अगरकर को बुलाया गया और उनका स्वागत कैम्पबेल ने थर्ड मैन पर चौका लगा के किया। दोनों बल्लेबाज अब संभल कर स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ा रहे थे। 13 ओवर के बाद जिम्बाब्वे ने 1 विकेट खोकर 50 रन बना लिए। तेज गेंदबाजों को पिच से ज्यादा मदद नहीं मिल रही थी तो 14वें ओवर में कप्तान गांगुली ने गेंदबाजी में बदलाव करते हुए स्पिनर सुनील जोशी को गेंदबाजी के लिए बुलाया और उनकी चौथी गेंद पर कैम्पबेल ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑन पर जबरदस्त छक्का ठोक दिया तो ओवर की आखिरी गेंद पर मिड ऑफ के ऊपर से शानदार चौका लगाया। कैम्पबेल ने साफ साफ संदेश दे दिया था कि आज स्पिनरों के खिलाफ वो आक्रामक बल्लेबाजी करने वाले हैं। वहीं तेज गेंदबाजों के खिलाफ आक्रमण की जिम्मेदारी अब स्टुअर्ट कार्लाइल ने संभाली और अगरकर पर धावा बोल। उन्होंने पहले कवर की दिशा में एक शानदार चौका लगाया, फिर तीसरी गेंद पर उसने एक्स्ट्रा कवर पर शानदार चौका जड़ दिया। स्टुअर्ट कार्लाइल इतने से नहीं रुके बल्कि चौथी गेंद पर फिर से शानदार शॉट खेलते हुए चौका लगा दिया। अगरकर के ओवर में 3 चौके लगा के जिम्बाब्वे ने अच्छे से वापसी कर ली थी। अब दोनों बल्लेबाजों के बीच अड़सठ की साझेदारी हो चुकी थी। वहीं कैम्पबेल ने सुनील जोशी की धुनाई जारी रखी और डीप मिड विकेट पर जबरदस्त चौका लगा दिया और अब जिम्बाब्वे ने अपने 100 रन भी पूरे कर लिए। 22 ओवर के बाद उनका स्कोर सिर्फ 1 विकेट खोकर 103 रन था। अब दोनों ही बल्लेबाज अपने अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। 24वें ओवर में कैम्पबेल ने थर्ड मैन पर सिंगल लेकर एक शानदार अर्धशतक जड़ दिया। वो जिम्बाब्वे को मजबूत स्थिति में ले आए थे। 25वें ओवर में कप्तान गांगुली ने रितेंद्र सिंह सोडी को गेंदबाजी के लिए बुलाया लेकिन कैम्पबेल ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए डीप मिड विकेट पर जबरदस्त चौका ठोक दिया। 27 ओवर के बाद जिम्बाब्वे ने सिर्फ 1 विकेट खोकर 127 रन बना लिए। दोनों बल्लेबाजों के बीच अब सबकी साझेदारी हो चुकी थी। भारतीय टीम पर दबाव लगातार बढ़ रहा था और हमारी टीम को अब कहीं से भी 1 विकेट की जरूरत थी। इसलिए कप्तान गांगुली ने अपने सबसे अनुभवी गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद को बुलाया लेकिन कैम्पबेल ने प्रसाद को लॉन्ग ऑफ पर जबरदस्त चौका जड़
के उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय टीम अब दबाव में दिख रही थी। भारत के गेंदबाजों को उसकी ही सरजमी पर दो जिम्बाब्वे के बल्लेबाज दिन में तारे दिखा रहे थे और हमारा हर गेंदबाज कैंपेल और स्टुअर्ट के सामने बेबस सा लाचार नजर आ रहा था। अब 30वें ओवर में गेंदबाजी करने अजीत अगरकर आए, जो अपने पहले स्पेल में काफी महंगे साबित हुए थे। उनके ओवर की दूसरी गेंद पर स्टुअर्ट कार्लाइल ने सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अब दोनों बल्लेबाजों के अर्धशतक हो चुके थे। साझेदारी 115 रन पर पहुंच गई थी। जिम्बाब्वे मजबूत स्थिति में था। अब दादा ने मिड ऑफ लगाया और बल्लेबाज को इस फील्डर के ऊपर से शॉट मारने के लिए उकसाया और कैंपेल दादा की इस चक्रव्यूह में फंस गए और मिड ऑफ पर खड़े हेमंग बदानी को कैच दे बैठे और इसी के साथ दादा की शानदार कप्तानी से मैच में भारत की वापसी हो चुकी थी। एक बार फिर भारतीय दर्शक जश्न मना रहे थे। स्टेडियम में ऐसे लगने लगा था जैसे सदियों से थमा शोर एकदम से गूंजने लगा हो। कैंपेल ने 68 रन की शानदार पारी खेली। अब एंडी फ्लावर बल्लेबाजी करने मैदान में आए, जो जिम्बाब्वे के सबसे बड़े मैच विनर थे। उनका बल्ला जब भी चलता था तब जिम्बाब्वे जीत का स्वाद चखता था। जिम्बाब्वे ने 32 ओवर में अपने 150 रन पूरे कर लिए थे। उनके हाथ में अब विकेट भी थे और एक विशाल का स्कोर खड़ा करने का मौका भी था। एंडी फ्लावर ने आते ही आक्रामक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और जहीर खान की गेंद पर डीप बैकवर्ड पॉइंट पर शानदार चौका लगाया। अब स्टुअर्ट और एंडी फ्लावर भारतीय गेंदबाजों की जम के धुनाई कर रहे थे। वापिस से जिम्बाब्वे भारत पर हावी हो चुका था। भारत को फिर से विकेट की जरूरत थी और इसके लिए कप्तान गांगुली ने अपने पिटारे से तुरुप का इक्का निकालते हुए अपने सबसे भरोसे गेंदबाज सचिन को गेंदबाजी के लिए बुलाया। बिल्कुल ठीक कहा मैंने, सबसे भरोसे गेंदबाज सचिन तेंदुलकर। सचिन ने भी गांगुली के भरोसे पर खरे उतरते हुए विकेट कीपर विजय दहिया के हाथों एंडी फ्लावर को स्टंप आउट करवा दिया। इस विकेट के साथ ही पूरे स्टेडियम में सिर्फ सचिन सचिन की आवाज आ रही थी। साथ ही सचिन ने एक बार फिर से बता दिया था कि वो बल्ले के साथ साथ गेंद से भी मैच बदल सकते हैं। अब एक भाई के आउट होने के बाद दूसरा भाई ग्रांट फ्लावर बल्लेबाजी करने मैदान पर आया, जो अपने भाई की तरह ही खतरनाक धमाकेदार बल्लेबाजी करता था। अब दोनों बल्लेबाज संभल कर पारी को आगे बढ़ा रहे थे। 41.3 ओवर में जिम्बाब्वे ने अपने 200 रन पूरे कर लिए थे। अब वो भारत के सामने एक बड़ा लक्ष्य खड़ा करने की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि दोनों सेट बल्लेबाज क्रीज पर थे। लेकिन तभी युवराज सिंह ने पॉइंट से पीछे की तरफ भागते हुए हवा में चीते की तरह डाइव लगाते हुए ग्रांट फ्लावर का गजब का कैच पकड़ लिया। यह कैच इतना शानदार था कि असल में यह विकेट अगरकर का नहीं, युवराज सिंह का होना चाहिए। और आज के हमारे युवा साथियों को भी यह कैच देखना चाहिए, ताकि उन्हें समझ आ जाए कि युवराज सिंह बल्लेबाजी के साथ साथ भी फील्डिंग से कैसे मैच को बदल देते थे। अब गाय विट्टल बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और जहीर खान गेंदबाजी करने के लिए आए। उनकी पहली गेंद पर विट्टल ने डीप एक्स्ट्रा कवर पर शानदार चौका जड़ा। वहीं अगले ओवर में स्टुअर्ट कार्लाइल ने भी कदमों का इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑफ पर जबरदस्त चौका लगाया। ओवर की तीसरी गेंद पर विट्टल ने जबरदस्त शॉट खेला, जिस पर एक्स्ट्रा कवर पर खड़े प्रसाद की उंगलियों को छूते हुए गेंद बाउंड्री के पार चली गई। इसी से आप इस शॉट की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। गेंद अब वेंकट प्रसाद के हाथों में थी और उन्होंने आते ही पहली गेंद पर विट्टल को फाइन लेग पर अजीत अगरकर के हाथों कैच आउट करवा दिया। अब जिम्बाब्वे के कप्तान हीथ स्ट्रिक बल्लेबाजी करने मैदान पर आते हैं, जो अंतिम ओवरों में बड़े बड़े शॉट खेलने की भी काबिलियत रखते थे। जिम्बाब्वे का स्कोर 5 विकेट खोकर 231 रन था और पारी की अभी 23 गेंदें बाकी थी। वहीं स्टुअर्ट कार्लाइल पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और खतरनाक धमाकेदार बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने ओवर की अगली गेंद पर डीप बैकवर्ड पॉइंट पर जबरदस्त चौका ठोक दिया। लेकिन इसके बाद अंतिम 2 ओवर में प्रसाद और जहीर खान ने शानदार गेंदबाजी करते हुए जिम्बाब्वे को रन बनाने के ज्यादा मौके ही नहीं दिए और 50 ओवर के बाद जिम्बाब्वे 7 विकेट खोकर 253 रन बना पाया। यह क्रिकेट का वो दौर था जब 250 रन बनाने पर टीमें जीत पक्की मान लेती थी। हालांकि भारतीय टीम में भी एक से एक बड़े बल्लेबाज थे, लेकिन आज उनके साथ जो होने वाला था वो कहां किसी ने सोचा था। और तब किसी को अंदाजा ही नहीं था कि आज एक ऐसा खिलाड़ी हीरो बनने वाला है जिसको कोई जानता ही नहीं होगा। और यह मैच क्रिकेट इतिहास का सबसे रोमांचक मैच बन जाएगा। इनिंग ब्रेक के बाद खेल फिर से शुरू होने को था। दोनों टीमें फिर से मैदान पर थी और पारी शुरू होने से पहले ही भारत को एक झटका लगा, जब पहली पारी में लेट खेल खत्म करने के लिए इंडियन टीम पर 1 ओवर की पेनल्टी लग गई। यानी अब भारत को 254 रनों का लक्ष्य 49 ओवरों में हासिल करना था। कप्तान सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर सलामी बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी करने मैदान पर आए, जो उस दौर की सबसे खतरनाक ओपनिंग जोड़ी थी। लेकिन जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाजों ने दोनों को बांध कर रख दिया।
दिया और 3 ओवर के बाद भारत का स्कोर सिर्फ 10 रन था। चौथे ओवर में गेंदबाजी करने सचिन के सबसे बड़े दुश्मन हेनरी ओलंगा आए। सचिन और ओलंगा के बीच दुश्मनी की भी जबरदस्त कहानी है। अगर आप चाहते हैं मैं उस पर भी वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट में बोलिए। वहीं सचिन ने ओलंगा का स्वागत एक शानदार कवर ड्राइव खेलकर किया और गेंद गोली की रफ्तार से बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। हालांकि दोनों बल्लेबाजों के समझ आ चुका था कि पिच काफी स्लो है, तो दोनों ही बल्लेबाज थोड़ा संभल कर खेल रहे थे। लेकिन सचिन के सामने जब जब ओलंगा आते वो उस पर टूट पड़ते। वहीं 8वें ओवर में भी हुआ। सचिन ने उनकी गेंद पर पहले डीप एक्स्ट्रा कवर पर शानदार चौका जड़ा और फिर अगली गेंद पर करारा प्रहार करते हुए डीप मिड विकेट पर चौका लगा दिया। भारत ने 10 ओवर के बाद बिना कोई विकेट खोए 49 रन बना लिए थे। एक शानदार शुरुआत मिल चुकी थी। कप्तान गांगुली और सचिन दोनों बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे। भारतीय दर्शकों के शोर के साथ साथ पूरे स्टेडियम में तिरंगा लहरा रहा था। वहीं जिम्बाब्वे के समर्थक मायूस नजर आ रहे थे। अब गेंदबाजी की कमान उनके कप्तान हीथ स्ट्रीक ने संभाली, लेकिन उसके ओवर की पहली गेंद पर दादा ने डीप एक्स्ट्रा कवर पर जबरदस्त चौका ठोक दिया। ऑफ साइड पर दादा के शॉट देखते हुए अलग ही मजा आता था, इसलिए तो उन्हें ऑफ साइड का भगवान कहा जाता था। अब दोनों ओपनरों के बीच 50 रन की साझेदारी हो चुकी थी। दादा ने इसके बाद फिर से एक शानदार ड्राइव किया और गेंद मक्खन की तरह उनके बल्ले से लगते हुए चौके के लिए चली गई। यह शॉट देखकर आप बस यही कहेंगे, वाओ, जस्ट वाओ। तेज गेंदबाजों की पिटाई होते देख जिम्बाब्वे के कप्तान हीथ स्ट्रीक ने स्पिनर ब्रायन मर्फी को गेंदबाजी के लिए बुलाया, लेकिन सचिन ने एक पैर थोड़ा सा आगे निकाला और शानदार ड्राइव खेलते हुए गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया। जब दो लेजेंड अपने पीक पे बल्लेबाजी कर रहे हो तब कुछ ऐसा ही दृश्य होता है। दर्शक तो मानो पागल हो गए थे। इसके बाद अगले ओवर में सचिन ने मिड ऑन के ऊपर से लोफ्ट करते हुए फिर से चौका लगा दिया। भारत ने 16 ओवर के बाद बिना विकेट खोए 83 रन बना लिए थे। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से लय में थे और अपने अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। कभी सचिन तो कभी गांगुली गेंद को बाउंड्री पार भेज रहे थे। 19वें ओवर में विजलोन के ओवर में सचिन ने जबरदस्त स्वीप शॉट खेलते हुए डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर शानदार चौका लगाया। 20 ओवर के बाद भारत ने बिना विकेट खोए 98 रन बना लिए थे। 21वें ओवर में विजलोन फिर से गेंदबाजी कर रहे थे। उनके ओवर की पहली गेंद पर सचिन ने करारा प्रहार करते हुए वाइड लॉन्ग ऑन पर शानदार शॉट खेला और गेंद एक टिप्पा खाकर चौके के लिए चली गई। अब कप्तान सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर के बीच शतकीय साझेदारी हो चुकी थी। भारत ने बिना विकेट खोए 100 रन पूरे कर लिए थे। जीत पक्की लग रही थी, लेकिन क्रिकेट की खासियत यही है, ये हर पल बदलता है और उस दिन भी कुछ वैसा ही हुआ। तभी विजलोन की गेंद पर हीथ स्ट्रीक ने गजब का कैच पकड़कर सचिन को आउट कर दिया। ये कैच इतना शानदार था कि एक बार तो सचिन को यकीन ही नहीं हुआ कि वो आउट हो गए हैं। कप्तान हीथ स्ट्रीक ने जबरदस्त फील्डिंग करते हुए अविश्वसनीय कैच पकड़ा था और जिम्बाब्वे की वापसी के लिए ऐसे ही कैच की जरूरत भी थी। सचिन का विकेट गिरने के बाद भारतीय दर्शक मायूस नजर आने लगे थे। वहीं जिम्बाब्वे को अंधकार में जुगनू सी रोशनी दिखने लगी थी। भारत ने 20.2 ओवर में 102 रन पर अपना पहला विकेट खो दिया। सचिन ने 44 रन की शानदार पारी खेली। अब मैदान पर बल्लेबाजी करने राहुल द्रविड़ आए। द्रविड़ ने आते ही कदमों का इस्तेमाल करते हुए वाइड लॉन्ग ऑन पर शानदार चौका लगा दिया। ऐसा लग रहा था जैसे द्रविड़ ड्रेसिंग रूम से ही सेट होकर आए हों। लेकिन भारत के स्कोर कार्ड में सिर्फ 7 रन ही जुड़े थे कि विजलोन ने भारत को एक और झटका देते हुए कप्तान गांगुली को मिड विकेट पर कैम्पबेल के हाथों कैच आउट करवा दिया। भारत अब अपने दोनों सलामी बल्लेबाजों के विकेट गवा चुका था। गांगुली ने भी 44 रन बनाए थे। इस विकेट के बाद मैदान में सन्नाटा सा पसर गया। वहीं जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों का जश्न बता रहा था उन्होंने मैच में वापसी कर ली है। जो जिम्बाब्वे मैच में पूरी तरीके से बाहर हो चुका था उस जिम्बाब्वे को विजलोन ने वापसी करवा दी थी। अब युवराज सिंह बल्लेबाजी करने क्रीज पर आए। उन्होंने ओवर की 5वीं गेंद पर डीप कवर पर शानदार चौका भी जड़ा और साथ ही बता दिया कि वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने ही मैदान पर आए हैं। इसके बाद मर्फी गेंदबाजी करने के लिए आया और ओवर की दूसरी गेंद पर युवराज सिंह ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए वाइड लॉन्ग ऑन पर जबरदस्त चौका लगा दिया। लेकिन मर्फी ने शानदार वापसी करते हुए युवराज सिंह को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। युवराज ने सिर्फ 11 रन बनाए और इस विकेट के साथ ही जिम्बाब्वे ने मैच में जबरदस्त वापसी कर ली थी। थोड़ी देर पहले भारत की जीत जहां पक्की लग रही थी वहीं अब टीम पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। ऐसे में मैदान पर बल्लेबाजी करने हेमंत
बदानी आए, लेकिन उनसे किसी को कोई खास उम्मीद थी नहीं। भारत की सारी उम्मीदें राहुल द्रविड़ पर ही टिकी थी, लेकिन 26वें ओवर में फ्लावर भाइयों ने मिलकर द्रविड़ को रन आउट कर दिया। द्रविड़ ने सिर्फ 9 रन बनाए। जो भारत एक समय बिना विकेट खोए 102 रन बना चुका था, वो सिर्फ 27 रनों के अंदर अपने 4 विकेट गंवा चुका था। मैच पूरी तरह से पलट गया था। पलक झपकते ही भारत मजबूत स्थिति से संकट में आ गया। जिम्बाब्वे ने जबरदस्त वापसी करते हुए मैच को पूरी तरीके से अपनी गिरफ्त में कर लिया था। भारत 25.4 ओवर के बाद सिर्फ 129 रन पर 4 विकेट खोकर संकट में था। ऐसे में रितेंद्र सिंह सोढ़ी बल्लेबाजी करने आते हैं। भारतीय दर्शकों का शोर थमसा गया था, वहीं जिम्बाब्वे के दर्शक झूमने लगे थे। मैच ने एकदम से पासा पलट लिया था। भारत हालांकि धीरे धीरे संभलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी रितेंद्र सिंह सोढ़ी भी रन आउट हो गए। 2 बैक टू बैक रन आउट ने भारत को खस्ता हालत में पहुंचा दिया था। भारत 31 ओवर में सिर्फ 144 रन पर 5 विकेट गंवा चुका था। आधी भारतीय टीम पवेलियन में थी और जीत अभी भी 100 रन से ज्यादा दूर थी, जो बहुत मुश्किल नजर आ रही थी, क्योंकि अब ऐसा कोई बल्लेबाज ही नहीं बचा था जिस पर भारतीय टीम उम्मीद कर सके कि ये जीत दिलवा देगा। ऐसे में विकेट कीपर बल्लेबाज विजय दहिया बल्लेबाजी करने मैदान पर आते हैं और पूरी तरीके से भारत पर अब दबाव बना होता है। यहाँ से टीम को एक साझेदारी की जरूरत थी और विजय दहिया और हेमंग बदानी धीरे धीरे संयम से वो साझेदारी करने का प्रयास करते हैं। 34 ओवर के बाद भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 162 रन था। 35वें ओवर में ट्रेविस फ्राइड गेंदबाजी करने आते हैं। रन रेट 6 से ऊपर जा चुका था और उनके ओवर की पहली गेंद पर विजय दहिया ने डीप पॉइंट पर जबरदस्त चौका ठोक दिया। भारत के लिए चौका संजीवनी की तरह था। पूरा स्टेडियम फिर से भारत माता की जय की आवाज से गूंजने लगा था। विजय दहिया ने भारत की उम्मीदों को फिर से जिंदा करने का प्रयास किया था और विजय यही नहीं रुके। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने डीप थर्ड मैन पर चौका लगाया और आखिरी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक अपने पास रख ली। विजय दहिया ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके एक ही ओवर में आस्किंग रन रेट को 6 रन प्रति ओवर से नीचे ला दिया था। 36वें ओवर में ग्रांट फ्लावर की 5वीं गेंद पर विजय दहिया ने स्वीप शॉट खेलते हुए डीप फाइन लेग पर चौका लगाया। विजय दहिया और हेमंग बदानी की जोड़ी ने भारतीय टीम को फिर से मैच में ला दिया था। 38वें ओवर में ग्रांट फ्लावर की पहली गेंद पर विजय दहिया ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑफ पर गगनचुंबी छक्का लगा दिया और अगली गेंद पर तेज सिंगल लेकर बता दिया कि विजय आज भारत को विजय श्री दिलाने के इरादे से मैदान में आए हैं। 39वें ओवर में हिट स्ट्रिक की तीसरी गेंद पर विजय दहिया ने 2 रन लिए, जिसके चलते दोनों के बीच अब अर्धशतकीय साझेदारी हो चुकी थी। भारत ने मैच में एक बार फिर से वापसी कर ली थी। विजय दहिया आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे, वहीं हेमंग बदानी सिंगल्स लेकर अपनी पारी को आगे बढ़ाते हुए पार्टनरशिप को मजबूत कर रहे थे। जिम्बाब्वे के कप्तान हीथ स्ट्रिक समेत उनकी पूरी टीम अब चिंता में थी। हेमंग बदानी और विजय ने क्रीज पर पांव जमा दिए थे। 40 ओवर के बाद भारत का स्कोर 5 विकेट खोकर 201 रन था। अंतिम 54 गेंदों पर भारत को जीत के लिए 54 रनों की जरूरत थी और अगर जिम्बाब्वे को यहां से वापसी करनी थी तो इस पार्टनरशिप को तोड़ना बेहद जरूरी था। 41वें ओवर में कप्तान हीथ स्ट्रिक ने एक आश्चर्यजनक निर्णय लेते हुए मर्फी के हाथों में गेंद थमा दी। मर्फी ने अपने कप्तान के भरोसे को खाली भी नहीं जाने दिया और ओवर की आखिरी गेंद पर भारत को विजय की तरफ ले जा रहे विजय दहिया को आउट कर दिया। विजय ने आउट होने से पहले शानदार बल्लेबाजी करते हुए 35 रन बनाए। मर्फी और पूरी जिम्बाब्वे टीम विजय दहिया का विकेट लेने के बाद पागलों की तरह जश्न मना रही थी, क्योंकि अब भारत के पास कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं था जो भारत को जीत दिलवा सके और बदानी बड़े बड़े शॉट लगा ही नहीं पा रहे थे। और इसी अहंकार में हीथ स्ट्रिक ने स्लेज करते हुए कहते हैं, यहां से तो तुम्हारा बाप भी मैच नहीं जितवा सकता। लेकिन इसके बाद बदानी गुस्से से भर चुके थे और जिम्बाब्वे को सबक सिखाने की ठान चुके थे। अब मैदान पर बल्लेबाजी करने आए सुनील जोशी। भारत को आखिरी 48 गेंदों पर 50 रन की जरूरत थी। आस्किंग रन रेट एक बार फिर से 6 रन प्रति ओवर से ज्यादा जा चुका था। अगले ओवर में कप्तान हीथ स्ट्रिक खुद गेंदबाजी करने आते हैं। उन्होंने ओवर की दूसरी गेंद पर सुनील जोशी को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। पूरे कटक में सन्नाटा छा गया था। जिम्बाब्वे के दर्शक जश्न मना रहे थे और सुनील जोशी बिना कोई खाता खोले वापस पवेलियन जा रहे थे। पिछली 3 गेंदों में 2 विकेट खोकर भारत एक बार फिर से हार की कगार पर आ गया था। भारतीय दर्शक अब उम्मीदें छोड़ चुके थे, स्टेडियम से बाहर जाने की तैयारी करने लगे थे और टीवी लोग बंद करने लगे थे। ऐसे में बल्लेबाजी करने मैदान पर अजीत अगरकर आते हैं। अजीत अगरकर भी वो दम रखते थे जो बल्ले से भी कमाल कर देते थे। वहीं हेमंग बदानी गुस्से
से भरे हुए अपना इंतकाम लेने का ठान चुके थे और इसका पहला ट्रेलर उन्होंने एक गगनचुंबी छक्का लगा के दिया। ये एक ऐसा छक्का था जिसने भारत की उम्मीदों को वापस जिंदा कर दिया था। अब भारत को 39 गेंदों पर 39 रनों की जरूरत थी। इसके बाद अजीत अगरकर ने जबरदस्त प्रहार करते हुए वाइड लॉन्ग ऑन पर चौका लगाया। अजीत के इस शॉट से भारतीय दर्शक झूमने लगे थे। जो टीवी बंद हो गई थी वो फिर से चालू होने लगे। मैदान को छोड़ने वाले दर्शक अब वापस अपनी सीट पर चिपक गए थे। भारतीय टीम को आखिरी 30 गेंदों पर 27 रन की जरूरत थी। 45वें ओवर में हेनरी ओलंगा गेंदबाजी करने आए। उसके ओवर की तीसरी गेंद पर अजीत अगरकर ने डीप बैकवर्ड पॉइंट पर शानदार चौका लगाया। भारत को अब अंतिम 26 गेंदों पर 20 रन की जरूरत थी। हेनरी ओलंगा की अगली गेंद पर दर्शकों की सांस अटक गई थी क्योंकि एक तेज सिंगल लेने के चक्कर में हेमंत बदानी रन आउट होने से बाल बाल बचे। अब लग रहा था किस्मत भी भारत के साथ है। आखिरी 24 गेंदों पर भारत को 17 रन की जरूरत थी। रन ज्यादा नहीं थे लेकिन भारत के लिए जरूरी था कि कोई विकेट यहां से ना गिरे। इसके बाद एक सिंगल लेकर हेमंत बदानी अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। एक ऐसी 50 जो आज शायद भूल चुके हो, लेकिन उस दिन उस 50 ने ही भारत की जीत की उम्मीदों को जिंदा रखा हुआ था। इसके बाद अजीत अगरकर एक और शानदार चौका लगा के भारत को लक्ष्य के और पास पहुंचा देते हैं। धीरे धीरे जीत भारत के पास पहुंच चुकी थी और 3 रनों की अब जरूरत थी। ड्रेसिंग रूम में दादा की मुस्कान बता रही थी कि भारत की जीत अब तय हो चुकी है और तभी हेमंत बदानी एक शानदार स्ट्रेट ड्राइव खेलते हुए गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचा देते हैं और साथ ही भारत को 3 विकेट की ऐतिहासिक जीत भी दिलवा देते हैं। हेमंत बदानी ने 58 नॉट आउट और अजीत अगरकर ने 19 नॉट आउट बनाए। दोनों बल्लेबाजों ने 50 रन की नाबाद साझेदारी करते हुए जिम्बाब्वे के मुंह से जीत को छीनते हुए भारत को बेइज्जत होने से बचा लिया था। साथ ही हेमंत बदानी ने अपने बल्ले से स्लेज कर रहे जिम्बाब्वे को भी करारा जवाब दे दिया। मैं गारंटी से कह सकता हूं आज पक्का आप सब हेमंत बदानी की इस पारी को भूल चुके होंगे, लेकिन इस वीडियो के बाद शायद आप इस पारी की तारीफ जरूर करेंगे। वैसे आपके हिसाब से भारत की जीत का असली हीरो कौन था, कमेंट में बताइए। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि अगला वीडियो इससे भी धमाकेदार होने वाला है।